सीटेड लेग कर्ल वर्सेस लाइंग लेग कर्ल, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट और कौन सी ज्यादा बेटर है फॉर हैमस्ट्रिंग ग्रोथ। इस वीडियो में हम इन दोनों एक्सरसाइज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो कुछ वीडियोस पहले मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी ऑन द साइंस ऑफ हैमस्ट्रिंग, कैसे उनको ट्रेन करना चाहिए, उनकी एनाटॉमी क्या होती है, और उसी वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों आपकी हैमस्ट्रिंग लेग प्रेस या स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज में ट्रेन नहीं हो पाती है। एंड उसी वीडियो में मैंने हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइज सिलेक्शन जब की थी तो वहां पे मैंने बात की थी सीटेड लेग कर्ल और लाइंग लेग कर्ल एक्सरसाइज की। बट आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीटेड लेग कर्ल एंड लाइंग लेग कर्ल और आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। बट अगर आपने वो डिटेल हैमस्ट्रिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हो। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ सीटेड लेग कर्ल एंड लाइंग लेग कर्ल, आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता होगा कि ये टर्मिनोलॉजीज एक्चुअली में होती क्या है, तो आप साइंस नहीं समझ पाओगे लेग कर्ल के पीछे की। तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन कंप्लीट डिटेल। पहला टर्म है जो वो है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन किसको कहते हैं? जब मैं नॉर्मली खड़ा हूं और मेरे पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, इस पोजीशन को मैं एनाटॉमिकल पोजीशन कहता हूं। अब ये पोजीशन है क्या? ये पोजीशन सिर्फ एक रेफरेंस पोजीशन है जहां से हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ये चीजें डिफाइन करने वाले हैं। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो लेट्स सपोज कि मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं और मैं वहां से किसी को बोलता हूं कि आप उस चौराहे से लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ या सीधा चले जाओ, तो वो चौराहा एक रेफरेंस पोजीशन है। वैसे ही ये पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन जस्ट एक रेफरेंस पोजीशन है और कुछ भी स्पेशल नहीं है इस पोजीशन के बारे में। अब इस पोजीशन से जब भी मैं दूर जाता हूं, लेट्स से मैं ऐसे जाता हूं, दूर जाता हूं, तो इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। और अगर मैं इस पोजीशन पर वापस आता हूं, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो सिंस ये एल्बो जॉइंट पर हो रहा है फंक्शन, तो हम इसको एल्बो फ्लेक्शन कहेंगे और इसको एल्बो एक्सटेंशन। अभी मैं रेफरेंस पोजीशन पे ही हूं, अगर मैं अपने हिप को यहां से आगे कर लूं, दूर ले जाऊं रेफरेंस पोजीशन पे, तो मैं इसको हिप फ्लेक्शन कहते हैं। और अगर मैं वापस आता हूं तो इसको हिप एक्सटेंशन कहेंगे। इसको हिप फ्लेक्शन, इसको हिप एक्सटेंशन। अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं और मैं अपने लेग को कर्ल कर दूं, इसको मैं नी फ्लेक्शन कहूंगा क्योंकि मैं रेफरेंस पोजीशन से दूर जा रहा हूं। और अगर वापस आता हूं तो नी एक्सटेंशन। तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल होता है वो ग्लूट्स और नी जॉइंट को क्रॉस करता है। तो जब भी आप हिप फ्लेक्शन करते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग ग्लूट पे लेंथन हो जाता है, और जैसे आप हिप एक्सटेंशन करते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल ग्लूट पे छोटा हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है जब आप सीटेड लेग कर्ल कर रहे होते हो और लाइंग लेग कर्ल कर रहे होते हो। तो जब आप सीटेड लेग कर्ल कर रहे होते हो तो आपके हिप्स फ्लेक्स्ड होते हैं, आप हिप फ्लेक्शन में होते हो। और अगर आप ध्यान से देखो स्टार्टिंग पोजीशन में, सिंस आपके हिप फ्लेक्स्ड है तो आपकी हैमस्ट्रिंग लेंथेंड या स्ट्रेच्ड पोजीशन में होती है। रिमेंबर, हिप फ्लेक्शन में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाती है। सो बेसिकली आप सीटेड लेग कर्ल में अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड पोजीशन में ट्रेन करते हो या लॉन्गर मसल लेंथ पे ट्रेन करते हो। लॉन्गर मसल लेंथ क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन में ही आपकी मसल लेंथन हो चुकी है और आप वहां से लेग कर्ल स्टार्ट कर रहे हो। सो बेसिकली यू आर ट्रेनिंग हैमस्ट्रिंग एट अ लॉन्गर मसल लेंथ। वहीं अगर आप लाइंग लेग कर्ल कर रहे हो तो एक तरीके से याद रख सकते हो कि जब भी आप एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर जाते हो तो वो फ्लेक्शन होता है, और अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन पे ही होते हो तो वो एक एक्सटेंशन पोजीशन होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, जब आपके हिप्स एक्सटेंडेड पोजीशन होते हैं तो आपका हैमस्ट्रिंग वहां पे थोड़ा छोटा हो जाता है, शॉर्टेंड हो जाता है। तो अगर आप लाइंग लेग कर्ल की स्टार्टिंग पोजीशन देखो तो यहां पर आपके हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में है और आपकी हैमस्ट्रिंग थोड़ी शॉर्टेंड या छोटी हुई है, और तब जाके आप लेग कर्ल कर रहे हो। तो यहां पर बेसिकली आप हैमस्ट्रिंग मसल को शॉर्ट मसल लेंथ पे ट्रेन कर रहे हो क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन में आपका हैमस्ट्रिंग छोटा हुआ है एंड देन आप लेग कर्ल कर रहे हो। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है सीटेड लेग कर्ल और लाइंग लेग कर्ल के बीच। सीटेड लेग कर्ल में आप अपने हैमस्ट्रिंग को लॉन्गर मसल लेंथ पे ट्रेन करते हो क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे आपकी हैमस्ट्रिंग लेंथेंड हुई है, और लाइंग लेग कर्ल में आपकी इनिशियल पोजीशन में हैमस्ट्रिंग छोटी हुई है, तो वहां पर आप उसको शॉर्टर मसल लेंथ पे ट्रेन कर रहे हो। अब यहां पर अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो वी हैव साइंटिफिक रिसर्च लाइक दिस, जो ये बताती है कि अगर आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को लेंथेंड रेंज में ट्रेन करते हो या लॉन्गर मसल लेंथ में ट्रेन करते हो तो उसकी हाइपरट्रोफी ज्यादा होती है। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप सीटेड लेग कर्ल करते हो सो दैट इज मच बेटर फॉर हाइपरट्रोफी एज कंपेयर टू लाइंग लेग कर्ल। अब लाइंग लेग कर्ल में एक और चीज होती है, जब आप लाइंग लेग कर्ल कर रहे हो तो एज आई सेड की स्टार्टिंग पोजीशन में आपका मसल छोटा है। अब जैसे जैसे आप लाइंग लेग कर्ल परफॉर्म करते हो
और पूरा ऊपर आ जाते हो, तो इस पोजीशन में आपका हैमस्ट्रिंग मसल ग्लूट्स के ऊपर तो छोटा है ही, लेकिन वो नी के ऊपर भी छोटा हो जाता है। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आपका हैमस्ट्रिंग मसल बेसिकली हिप जॉइंट और नी जॉइंट को क्रॉस करता है। अगर आपको हैमस्ट्रिंग एनाटॉमी जाननी है तो आप ये वीडियो तो देख ही सकते हो, बट फॉर नाउ आप ये समझो कि ये हैमस्ट्रिंग के दो एंड पॉइंट्स है, एक आपके हिप जॉइंट को क्रॉस करता है, एक आपके नी जॉइंट को क्रॉस करता है। अब होता क्या है, लेट्स से ये नॉर्मल हैमस्ट्रिंग की मसल लेंथ है। लाइंग लेग कर्ल में आपका हैमस्ट्रिंग इनिशियल पोजीशन में ग्लूट पे छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे आप लाइंग लेग कर्ल कर रहे हो तो वो नी के ऊपर भी छोटा हो जाता है, और पूरी शॉर्टेंड पोजीशन में कुछ ऐसा हो जाता है। आप यहां पर देख सकते हो कि कैसे आपका हैमस्ट्रिंग मसल बहुत छोटा हो गया है। देख रहे हो, ये पहले कुछ ऐसा था, ये एक एंड से छोटा हुआ और दूसरे एंड से भी छोटा हो गया। सो बेसिकली एक स्लैक सा आ गया, इसमें बहुत छोटा हो गया है ये। जब आपका मसल दोनों जॉइंट पर छोटा हो जाता है तो उसकी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, और इसी को हम एक्टिव इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। अगर आपको एक्टिव इनसफिशिएंसी के बारे में टोटल डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब आप लाइंग लेग कर्ल कर रहे होते हो तो फुली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में कुछ ऐसा हो जाता है और आपके मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है वहां पर। बट सीटेड लेग कर्ल में ऐसा नहीं होता है। क्यों? अगेन इमेजिन दिस इज अ हैमस्ट्रिंग मसल, ये उसका हिप जॉइंट वाला एंड पॉइंट है, ये उसका नी जॉइंट वाला एंड पॉइंट है। अब सीटेड लेग कर्ल में तो हिप जॉइंट पे ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग लेंथन हुआ है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ गई है। और अगर आप लेग कर्ल करते भी हो और आपका नी जॉइंट पे हैमस्ट्रिंग छोटा भी होता है तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये छोटा हो रहा है, लेकिन एक्टिव इनसफिशिएंसी नहीं आ रही है। एक्टिव इनसफिशिएंसी तब आएगी जब दोनों जॉइंट पे मसल बहुत छोटा हो जाएगा, और उस केस में मसल की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूं। अगर आप ढंग से अपनी लाइंग लेग कर्ल मशीन को देखोगे तो वहां पर आपका जो लाइंग लेग कर्ल वाला मशीन होता है, जहां पर आप लेटते हो, वो एकदम सीधा नहीं होता है। उसमें जब आप लेटते हो तो आपके पेल्विस के अराउंड एक हम्प सा होता है। वो हम्प क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। जब आप लाइंग लेग कर्ल कर रहे होते हो, एज आई सेड कि आपके हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, और हिप एक्सटेंडेड पोजीशन की वजह से आपका मसल हिप जॉइंट पे थोड़ा छोटा हो जाता है। वो हम्प बेसिकली इसलिए होता है ताकि आपका हिप थोड़ा सा फ्लेक्स्ड हो जाए और आपका हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा छोटा ना हो। बट वो हम्प फिर भी इतना ज्यादा नहीं होता कि आपका हिप पूरा ही फ्लेक्स हो जाए और वहां पर हैमस्ट्रिंग लेंथन हो जाए। सो कहीं ना कहीं इवन आफ्टर द हम्प आपका हिप थोड़ा एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है और आपका हैमस्ट्रिंग थोड़ा शॉर्टेंड हो जाता है वहां पर, और आपका हैमस्ट्रिंग इनिशियल पोजीशन में हिप जॉइंट पे छोटा हो जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मशीन पे एक्सरसाइज नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि वो एक बेंच पे लेट जाएंगे और केबल स्टेशन पे ये लाइंग लेग कर्ल वाली एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप वो करते हो तो वो आपकी एक्सरसाइज को अच्छा नहीं बल्कि और भी बेकार बना देता है, क्योंकि बेंच तो पूरी सीधी होती है। जब आप पूरा सीधा लेटोगे बेंच के ऊपर तो आपके हिप्स पूरे एक्सटेंडेड पोजीशन में होंगे और जो एक्टिव इनसफिशिएंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको हमेशा हैमस्ट्रिंग अगर आप लाइंग लेग कर्ल करने वाले हो तो मशीन पे ही करनी है, क्योंकि वहां पर एक पहले से हम्प होता है ताकि वो एक्टिव इनसफिशिएंसी को थोड़ा कम कर सके। अब कंक्लूजन क्या है कि आपको सीटेड लेग कर्ल करना चाहिए, लाइंग लेग कर्ल करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लिटरेचर हमने ये देख लिया है कि सीटेड लेग कर्ल सुपीरियर है एज कंपेयर टू लाइंग लेग कर्ल, क्योंकि वहां पर आपका मसल एक स्ट्रेच्ड पोजीशन में होता है इनिशियली। ये देखा गया है कि जब आप अपनी मसल को स्ट्रेच्ड पोजीशन में ट्रेन करते हो तो वहां पर उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। बट इन माय ओपिनियन अगर आप लेग्स को हफ्ते में 2 या 2 से ज्यादा बार ट्रेन कर सकते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप लाइंग लेग कर्ल और सीटेड लेग कर्ल दोनों को ही अपने वर्कआउट प्रोग्राम में इंक्लूड करो। बिकॉज मेरा मानना यह है कि फॉर सेफर साइड आपको अपनी मसल को हर लेंथ पे ट्रेन करना चाहिए, एक लॉन्गर लेंथ पे भी और शॉर्टर लेंथ पे भी। और इसी के साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज और ऐड करनी है अगर आपको हैमस्ट्रिंग की ग्रोथ अच्छी करनी है, वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट। इसकी बात मैंने हैमस्ट्रिंग की जो फुल वीडियो है उसमें भी की थी। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, मेक श्योर कि आप उनको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो एंड आई विल गेट बैक टू देम। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग जर्नी विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहां पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लिफ्टिंग एंड स्टे हेल्दी।